हेलो फ्रेंड, आज मैं फिर मराठा साम्राज्य के उत्कर्ष का दूसरा वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इससे अगले वीडियो में हम लोगों ने मराठा साम्राज्य के क्षेत्र विस्तार और इसके राइज होने के कारण पढ़े थे, जिसमें राइज होने के कारण, इसके उत्कर्ष होने के कारण में दो प्रमुख रूप से कारण थे। एक इसका भौगोलिक कारण, जिसमें यहाँ की जलवायु और यहाँ की प्राकृतिक परिस्थितियाँ काफ़ी हार्श थे, जिसके कारण से ये कठिन परिस्थितियों को झेलने के अनुकूलित थे इसका शरीर मुगल सेनाओं के तुलना में। इसलिए मराठा सैनिक इस क्षेत्र में लड़ाई करने में मुगल साम्राज्य के सैनिकों के अपेक्षा मजबूती से पेश आए। तो ये था भौगोलिक कारण, और दूसरा कारण था धार्मिक कारण। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा कि धार्मिक आंदोलन का भी इन लोगों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा था, जिसके कारण से ये लोग सामाजिक एकता और धर्म की रक्षा के लिए उस समय तत्कालिक औरंगजेब के शासन का प्रत्युत्तर देने के लिए मराठा लोग और मराठा सैनिक सामने आए थे। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि शिवाजी के पिताजी जिसका नाम शाहजी भोसले था, उसके इतिहास के बारे में, और शिवाजी के पूर्वज किस वंश से संबंधित थे। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सिसोदिया वंश से। और उसके बाद हम लोगों ने शिवाजी के पर्सनल व्यक्तिगत परिचय के बारे में भी पढ़ा, और उसके बाद हम लोगों ने उसकी प्रारंभिक विजय के बारे में पढ़े, जो 1645, 46, 47 से शुरू होता है और जाकर 1656 में ये प्रमुख रूप से अपने आप को स्थापित करता है। 1656 में तब अपने आप को स्थापित कर पाते हैं जब इन्होंने 1656 में जावली के दुर्ग को जीत लिया था, ठीक है। और उसके बाद कोंकण जीते, फिर अफजल खां की हत्या किया, जो इस पर घात करने के लिए आए थे। और उसके बाद शाइस्ता खां से संघर्ष हुआ, जिस पर इन्होंने अचानक हमला बोला था बाराती के भेष में 400 सैनिकों के साथ। और उसके बाद सूरत की लूट होता है। इतना सारे कार्य करने के कारण मुगल सम्राट औरंगजेब काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं, जिसके कारण से वो जय सिंह को शिवाजी से युद्ध करने के लिए भेजते हैं, और जिसके कारण जय सिंह पुरंदर में घेरा डाल देते हैं। जय सिंह आमेर के राजा थे और वो पुरंदर में घेरा डाल दिए, और जिसमें मराठा सैनिक के सेनापति मारे जाते हैं, और बहुत सारे मराठी अपने आप को वीरगति प्राप्त करते हैं, जिसके कारण से मजबूर होकर शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में करना पड़ता है। 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिसमें 3 शर्त थे। तीनों शर्तों के अनुसार शिवाजी का 12 किला पर ही अधिकार रहा था, 23 किला मुगल शासकों को देना पड़ा। और उसके बाद शिवाजी को और शिवाजी के पुत्र थे संभाजी, उनको मुगल दरबार में हाजिर होना पड़ता है। फिर वहाँ पर कुछ अपमानजनक बातें व्यवहार किया जाता है शिवाजी के साथ, जिसके कारण से शिवाजी पलट कर जवाब देते हैं, और उसके बाद उसको गिरफ्तार करवा लिया जाता है। और फिर कुछ दिन के बाद 1666 के आसपास शिवाजी मुगल कैद से निकलकर रायगढ़ पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल और बन सकता है कि मुगल के कैद से भागने से पूर्व शिवाजी किस नगर में कैद थे, ठीक है। तो मुगल के कैद से भागने से पूर्व वो आगरा, यहाँ पर है आगरा में वो कैद थे, ठीक है। तो उसके बाद वहाँ से वो निकल कर भागते हैं और रायगढ़ पहुँच जाते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, और उसके आगे फिर से मुगलों के साथ संधि होता है। इसको गजब की संधि कहा जाता है। फिर उसके बाद राजा की उपाधि देता है औरंगजेब शिवाजी को। फिर उसके बाद मुगलों से फिर कुछ दिन के बाद संघर्ष शुरू हो जाता है, क्योंकि ये संधि ज़्यादा दिन नहीं टिक पाता है, क्योंकि सबसे पहले औरंगजेब ने ही
पुरंदर की संधि में जो शर्त रखा था उसको तोड़ा था, ठीक है। क्योंकि उस समय शिवाजी यही मानते थे कि जब औरंगजेब ने शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया तो उसी समय पुरंदर की संधि का अपमान हुआ और पुरंदर की संधि की शर्तों को नहीं माना गया, ठीक है। उसके बाद 2 बार फिर लूट करते हैं सूरत की, और कुल मिला के सूरत को 3 बार लूटा जाता है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद राज्याभिषेक होता है 6 जून 1674 को शिवाजी का काशी के विद्वान द्वारा श्री गंगा भट्ट द्वारा राज्याभिषेक होता है। लेकिन उसके जस्ट 11 दिन बाद मतलब 17 जून 1674 को शिवाजी की माता का देहावसान हो जाता है, मतलब मृत्यु हो जाता है। तो जिसके कारण से शिवाजी को दूसरी बार फिर से 24 सितंबर को राज्याभिषेक करवाना पड़ता है। तो उस समय निश्चलपुरी गोस्वामी तांत्रिक थे, ठीक है। और उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ तक कल हम लोग पढ़ लिए थे। अब उसके बाद की बातें हैं कि राज्याभिषेक के बाद शिवाजी का विजय यात्रा क्या क्या था, ठीक है। तो आज का क्लास यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले वो बहादुर खां पर आक्रमण करता है, ठीक है। बहादुर खां कौन है? तो बहादुर खां मुगल सेनापति है। उसके शिविर पर आक्रमण करता है और 9 करोड़ रुपया, ठीक है, 9 करोड़ रुपये के अतिरिक्त उच्च कोटि के घोड़ा प्राप्त करता है, ठीक है ना। यहाँ से ये घोड़े प्राप्त करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर कोली प्रदेश, बीजापुर, बलगाना खानदेश पर आक्रमण करता है। और फिर 1675 ईस्वी में कोल्हापुर, ठीक है, कोल्हापुर। और उसके बाद 1676 में कल्याण पर आक्रमण करते हैं, ठीक है। इस तरीके से मुगल सम्राट को बार बार चैलेंज दिया जाता है और ये मराठा अपने साम्राज्य को विस्तारित करते जाता है। शिवाजी के अंतिम और उसके जीवन का सबसे बड़ा अभियान कर्नाटक पर आक्रमण किया था, वही सबसे बड़ा अभियान था, ठीक है। आगे भी हम लोग चर्चा कर दिए थे कि शिवाजी का, यहाँ से सवाल बन जाएगा कि शिवाजी के अंतिम और उसके जीवन का सबसे बड़ा अभियान कर्नाटक पर आक्रमण जो किया था 1678 में, ठीक है। और इसका प्रमुख नगर था, कर्नाटक का सबसे प्रमुख नगर था ये तंजौर जिंजी, ठीक है, ये प्रमुख नगर था। और यही शिवाजी का सबसे बड़ा अभियान था जीवन का, ठीक है। और उसके बाद शिवाजी 1678 ईस्वी को जिंजी के किले को जीतता है और उन्होंने जिंजी, यहाँ पर जिंजी होगा, ठीक है, जिंजी के किले को ही अपना दक्षिणी भाग का राजधानी बनाया। और फिर 1678 ईस्वी में संभाजी दक्कन के मुगल सूबेदार दिलेर खां से जाकर मिल जाते हैं और लगभग 1 साल के बाद फिर से मराठा राज्य में वापस आते हैं। तो यहीं से अविश्वास पैदा हो जाता है, किसको? शिवाजी को, ठीक है। जिसके कारण से ये आगे संभाजी को सत्ता नहीं सौंपना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन उसका शिवाजी का दूसरा पुत्र जो राजा राम थे वो काफी अल्प वयस्क थे, ठीक है, वो वयस्क नहीं हुए थे। लेकिन इसी बीच में 13 अप्रैल 1687 को शिवाजी के ज्वर के कारण मृत्यु हो जाते हैं। और उस समय शिवाजी के दूसरा पुत्र राजा राम अल्प वयस्क था, ठीक है। और शिवाजी के मृत्यु के बाद शिवाजी की पत्नी, कई सारी पत्नियां थी, उनमें से एक है पुतली बाई। उन्होंने सती प्रथा का पालन करते हुए अपने प्राण को त्याग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। और यहाँ से बहुत अच्छा सवाल आता है कि जिस समय शिवाजी की मृत्यु हुआ था तो उस समय संभाजी किस किले में कैद थे? संभाजी को औरंगजेब कैद कर दिए थे, तो वो संभाजी पन्हाला के दुर्ग में कैद थे, ठीक है। अब आगे हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं शिवाजी के प्रशासन के बारे में, ठीक है। अब इसके प्रशासन के पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारी और उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया और किस तरह से मुगल सेनाओं से संघर्ष करते हुए अपनी मराठाओं की जो स्वतंत्रता है उसको कायम रखा और संघर्षरत रहे, ठीक है। और उसके बाद फिर पेशवाओं का उदय होता है। पेशवा के समय में मराठा साम्राज्य काफी शक्तिशाली हो जाता है। तो फिर आगे हम देखेंगे उसको, ठीक है। तो शिवाजी के प्रशासन में सबसे प्रमुख थे, ये 8 मंत्री होते थे, ठीक है।
उसको अष्टप्रधान कहा जाता है, ये याद रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 8 मंत्री उसके दरबार में होते थे। तो शिवाजी के प्रशासन के वास्तविक संचालन अष्टप्रधान नामक मंत्री करते थे, जिसका कार्य राजा के को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता है। ठीक है ना, मंत्रिमंडल जो अभी जिस तरह से अभी होता है उस तरह से नहीं कर सकते, ये केवल परामर्श देते थे, तो कह सकते हैं कि सलाहकार होते थे। ठीक है, तो इसी को अष्टप्रधान कहा जाता था। ठीक है, अष्टदिग्गज किस में होता है, तो विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, यहाँ पर शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान होते हैं। ठीक है, तो अष्टप्रधान में 8 व्यक्ति जो प्रमुख होते थे, उनमें से उनका क्या क्या कार्य था ये हम लोग अभी देखेंगे। तो पहला सबसे ऊंचा स्थान पर होता था पेशवा। ठीक है, इसे मुख्य प्रधान कहा जाता था। ठीक है, ये पेशवा होते थे, इसको मुख्य प्रधान कहा जाता था। ये राजा का प्रधानमंत्री होता था। इसका कार्य संपूर्ण राज्य के शासन को देखभाल करना था, जो राजा की अनुपस्थिति में उसके कार्य की देखभाल भी करता था। जब राजा राज्य में नहीं होता था या तो किसी काम से कहीं पर व्यस्त होते थे, तो उस समय राजा के कार्य को कौन देखते थे, तो पेशवा देखते थे। ठीक है, तो इसलिए पेशवा बहुत महत्वपूर्ण पद था। ठीक है, तथा दस्तावेजों पर राजा के नीचे अपनी मोहर लगाता था। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पेशवा सबसे महत्वपूर्ण था। उसके बाद आता है आमत्य या उसे मुजुमदार कह सकते हैं। ठीक है, तो यह वित्त और राजस्व मंत्री होता था। ठीक है, इसका जब सवाल आएगा कि शिवाजी के प्रशासन में वित्त एवं राजस्व मंत्री को क्या कहा जाता था, तो आपको कहना है मुजुमदार या आमत्य। ठीक है, ये नहीं कि पेशवा कह देना, या तो वाकिया नबीस नहीं कहना है। ठीक है ना, वाकिया नबीस आगे देखते हैं कि मुजुमदार, आमत्य और मुजुमदार का क्या कार्य था। तो इसका कार्य, मुख्य कार्य आय व्यय और उनके सभी लेखों की जांच कर उसके विवाद को अंतिम रूप देना है। कह सकते हैं कि यदि विवाद उत्पन्न होता था तो उसका अंतिम रूप कौन देता था, तो आमत्य देता था। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि वाकिया नबीस कौन होते थे। तो देखिए, वाकिया नबीस, इसको याद रखना है कि राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन के कार्रवाई, ठीक है, प्रतिदिन के कार्रवाई कौन देखता था, का विवरण रखता था कौन, तो इसको आजकल की तुलना में गृह मंत्री से तुलना कर सकते हैं। तो वाकिया नबीस यानी गृह मंत्री के बराबर में शिवाजी के प्रशासन में कौन होता था, तो वाकिया नबीस। ठीक है, वो इसे मंत्री भी कह सकते हैं। ठीक है, ये राजा के दैनिक कार्य में या और दरबार के प्रतिदिन के कार्रवाइयों में का विवरण रखता था। ठीक है, आगे है सूर नबीस अथवा सचिव, राजकीय पत्र का व्यवहार, ठीक है, देखना तथा परगनों का हिसाब का जांच करना। ठीक है, ये करते थे। और दबीर या सुमंत कह सकते हैं या तो दबीर कह सकते हैं। ठीक है, उसको विदेश मंत्री किसको कहा जाता था, विदेश मंत्री को शिवाजी के प्रशासन में क्या कहा जाता था, दबीर या सुमंत। सेनापति और सर ए नौबत का काम रहता था सेना का भर्ती करना, गठन करना, आजकल भी यही काम होता है। रसद आदि का प्रबंधन करना इसका मुख्य कार्य थे। पंडित राव होता था। ये दो लास्ट जो दो है, यही दो सैनिक कार्य नहीं करते थे, बाकी बात सभी जितने भी थे वो सभी, जैसे देखिए ये है पेशवा है, आमत्य है, बाकिया नबीस है, सुर नबीस है, सचिव जिसको कह सकते हैं, सारा लोग सेना में काम, मिलिट्री काम कर सकते थे। लेकिन यही दो, पंडित राव और न्यायाधीश, यही दो किसी भी सैन्य कार्य में नहीं। तो न्यायाधीश को जानते ही हैं कि मुख्य न्यायाधीश होता था, जो राजा के बाद इसका अधिकार होता था राज्य के समस्त दीवानी मामला, ठीक है, दीवानी तथा फौजदारी मामला, दोनों मामला देखता था। तो ये तो सिंपल बात है। विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले अनुदानों का दायित्व निभाता था कौन, पंडित राव। तो ये तो नाम से पता चल रहा है। ठीक है, एक दो इसमें से इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट उसमें क्या है, वाकिया नबीस जिसको गृह मंत्री कह सकते हैं, या तो आमंत्रित मुजुमदार या और पेशवा। ठीक है, इस तरह से एक दो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो प्रांतीय प्रशासन किस तरह से बटा था। शिवाजी ने अपने राज्य के प्रांतों चार प्रांतों में विभाजित किया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर 4 प्रांतों में विभक्त किया था, जिसमें उत्तरी, दक्षिण पश्चिमी था और दक्षिण पूर्वी प्रांत और दक्षिणी प्रांत था। ठीक है, इस तरह से ये पूरे 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है,
जैसे कह सकते हैं कि ये है तो इस तरह से कह सकते हैं। तो उत्तरी प्रांत, एक हो गया उत्तरी प्रांत, ठीक है, एक हो गया दक्षिणी पश्चिमी, ठीक है, और उसी तरह से इस तरह से एक और ले सकते हैं पूर्व दक्षिण पूर्वी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। ये रफली ऐसे ही बताए हैं। तो देखिए इसमें भी याद करने की चीज़ है कि उत्तरी प्रांत का प्रमुख कौन होता था। उत्तरी प्रांत का था मोरे त्रिभंग पिंगले, ठीक है। मुंबई के उत्तर में, ठीक है, सूरत व सेल्हर दुर्ग से लेकर पुणे तक, ठीक है ना, सूरत व सेल्हर दुर्ग से लेकर पुणे तक, ठीक है, ये फैला था। और इसका यह प्रांत मोरे त्र्यंबक पिंगले के अधीन था, ठीक है, जिस समय शिवाजी शासन कर रहे थे, ठीक है। इस दक्षिण पश्चिमी प्रांत, इसमें दक्षिणी कोंकण, ठीक है, उत्तरी कोंकण सबसे पहले नहीं, वहां पर युद्ध के समय में उत्तरी कोंकण को कौन जीता था सबसे पहले, कि शाइस्ता खां होगा। ये उत्तरी कोंकण देखिए यहाँ पर है उत्तरी कोंकण, है ना। तो उसी प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पर दक्षिणी कोंकण। हाँ, दक्षिणी कोंकण दक्षिणी प्रांत में आते थे, ठीक है। दक्षिणी कोंकण समझा देते हैं यहाँ पर फिर से। जैसे ऐसे हो गया भारत हो गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक यदि कोंकण है गोवा तक, तो यहाँ से यहाँ बांट लीजिए आधा, तो इधर हो गया उत्तरी कोंकण, इधर हो गया दक्षिणी कोंकण, ठीक है। तो दक्षिणी कोंकण सम्मिलित था और यह क्षेत्र अन्नाजी दत्तों के अधीन था, ठीक है। किसके अधीन था? दक्षिण पश्चिम अन्नाजी दत्ते, ठीक है। और उत्तरी प्रांत मोरे त्र्यंबक पिंगले, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि दक्षिण पूर्वी प्रांत सतारा सांगली कोल्हापुर आदि क्षेत्र सम्मिलित है। सतारा सांगली और कोल्हापुर आदि क्षेत्र सम्मिलित है। यह दत्तोजी पंत के अधीन थे, ठीक है। यह क्षेत्र दत्तोजी पंत के अधीन थे। और दक्षिणी प्रांत में आता है जिंजी, ठीक है। जिंजी तथा आसपास के क्षेत्र सम्मिलित थे, ठीक है। और इसका प्रमुख कौन था? रघुनाथ पंत हनुमंते, ठीक है। रघुनाथ पंत हनुमंते, ठीक है। अब देखिए प्रांत लेवल, जैसे जिस तरह से नहीं होता है कि राज्य होता है, फिर जिला कमिश्नरी होता है, जिला होता है, इस तरह से, तो उसी तरीके से इकाई में बांटा गया था। तो प्रांत होता था, सबसे बड़ा होता था, साम्राज्य के बाद सबसे बड़ा प्रांत होता था। उसके बाद महलों होता था, उसके बाद तरफ होता था, उसके बाद मौज होता था, उसके बाद गांव होता था, ठीक है। तो प्रांत के अधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी को कहा जाता था मामलतदार, ठीक है। और महलों के अधिकारी को कहा जाता था सर हवलदार, ठीक है। और तरफों के अधिकारी को कहा जाता था हवलदार। और मौज के कारकुन, ठीक है। कई, जैसे इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, कई गांव मिलकर मौज बनता था, और कई मौज मिलकर तरफ बनता था, ठीक है। और कई तरफ मिलकर महल बनता था, और कई महलों मिलकर प्रांत बनता था, ठीक है। इस तरह से हम लोग यहाँ डिस्कस कर लिए। तो गांव के अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो पटेल या पाटिल कहा जाता, देखिए यहाँ पर है, ठीक है। और मौजों के अधिकारी को क्या कहा जाता था? कारकुन। हवलदार किसको कहते थे? तरफ के प्रमुख, ठीक है। इसी तरह से शिवाजी ने जागीर प्रथा समाप्त कर दिया था और नकद वेतन देता था, ठीक है ना। सबको नकद वेतन दिया जाता था। जागीरदारी प्रथा में ये मानते थे कि उतना एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। अब सैन्य व्यवस्था किस तरह से थे शिवाजी के प्रशासन में? शिवाजी ने सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत एक नियमित सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत इस तरह से हम देख सकते हैं कि शिवाजी ने सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत एक नियमित तथा अस्थायी सेना रखी थी। सेना का मुख्य भाग पैदल और घुड़सवारी थी। तो यहाँ देख सकते हैं कि शिवाजी ने नियमित एवं अस्थायी सेना रखी थी, क्योंकि किसी भी मजबूत साम्राज्य के लिए ये दोनों बहुत जरूरी होता है कि सेना नियमित रहे और परमानेंट रहे, ठीक है। और एक पहाड़ी लड़ाकू जाति मावली जाति था, वो शिवाजी के अंगरक्षक के तौर पर नियुक्त किए जाते थे। किस जाति के? लड़ाकू मावली जाति, ठीक है। पहाड़ी थे, पहाड़ी लड़ाकू मावली जाति के थे, वो शिवाजी के अंगरक्षक के तौर पर नियुक्त किए जाते थे, ठीक है। घुड़सवार दो भाग में विभक्त थे। पहला बरगीर होता था और दूसरा सिलेदार होता था, ठीक है। तो बरगीर वो होता था जिसको राज्य की ओर से घोड़ा मिलते थे, घोड़ा और अस्त्र शस्त्र राज्य की ओर से मिलता था, ठीक है। और सिलेदार एक स्वतंत्र सैनिक होता था
जिसको भाड़े पर लाया जाता था और उसको सारा अस्त्र शस्त्र स्वयं मतलब इसको मैनेज करना पड़ता था, अपने खर्च से चलाते थे, ठीक है, रखते थे। और 25 अश्वारोहियों की एक टुकड़ी होती थी सिलेदार, ठीक है। सिलेदार क्या होता था? 25 अश्वारोहियों मतलब घुड़सवारियों का एक टुकड़ी होती थी, ठीक है। तो 25 घुड़सवार का एक हवलदार के अधीन होता था, ठीक है। 25 घुड़सवार एक हवलदार के अधीन होता था और 5 हवलदार एक जुमलेदार के अधीन होता था और 10 जुमलेदार एक हजारी के अधीन होता था, ठीक है। और 5 एक हजारी को पंच हजारी के अधीन रखा जाता था, ठीक है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मराठा के खासकर शिवाजी के समय में सेना का इस तरह से प्रबंधन किया गया था, ठीक है। सर ए नौबत, ठीक है, सर ए नौबत संपूर्ण घुड़सवार सेना का प्रधान होता था, ठीक है। यही इसी को सेनापति कहा जाता है, ठीक है। आगे भी हम लोग पढ़े थे कि सर ए नौबत संपूर्ण घुड़सवारी सेना का प्रधान होता था और सर ए नौबत मराठा व सबनीस ब्राह्मण होते थे, ठीक है। ये दो ही कास्ट से आते थे, ये एक मराठा होते थे और एक सबनीस ब्राह्मण होते थे, ठीक है। सबनीस जो है नागरिक और राजस्व प्रशासन देखता था, ठीक है। आगे है कि रसद और सैनिक सामग्री का देखभाल कौन करता था? तो नबीस करता था, ठीक है ना। इसका चर्चा हम आगे भी कर चुके हैं, ठीक है। और विश्वासघात रोकने के लिए, ठीक है, शिवाजी ने प्रत्येक सेना में भिन्न भिन्न जातियों के सैनिक रखे थे, ठीक है। ये बहुत जरूरी होता है। एक महान सम्राट का ये सब गुण होता है कि वो मतलब किसी भी एक जाति धर्म का मतलब बढ़ावा केवल नहीं देते हैं, वो सबको लेकर चलते हैं, ठीक है। और इसलिए क्योंकि वहाँ पर केवल मतलब इस तरह से कह सकते हैं कि एक समाज की बात, समाज सोसाइटी एज ए होल का मतलब वहाँ पर बात आए, ना कि किसी एक जाति या परिवार का, ठीक है। और विश्वासघात रोकने के लिए शिवाजी ने प्रत्येक सेना में भिन्न भिन्न जातियों के सैनिक रखे थे। सैनिकों को नकद वेतन देता, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है ना। तब जिसके कारण से सैनिक पूर्ण वफादारी के साथ आपके लिए लड़ेंगे, ठीक है। मराठा सेना में पैदल सैनिक की संख्या 1 लाख से ऊपर था, ठीक है ना। 1 लाख से ऊपर पैदल सैनिक था, ठीक है। नायक के अधीन 9 सैनिक पाइक होते थे और 5 नायकों के ऊपर को हवलदार कहा जाता था, ठीक है। और 2 से 5 हवलदार के ऊपर एक जुमलेदार होता था, ठीक है। ये आगे भी हम यहाँ पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम चर्चा कर चुके हैं, तो वही बात यहाँ पर सेंटेंस में लिख दिया है। और एक हजारी के अधीन 10 जुमलेदार होते थे और एक 7 हजारी के ऊपर एक सप्त हजारी होता था, ठीक है। हवलदार शिवाजी के एक प्रशासनिक इकाई था, ठीक है। लेकिन हवलदार के नेतृत्व में ही विभिन्न जातियों से सैनिकों का भर्ती किया जाता था, ठीक है। इसलिए हवलदार काफ़ी इम्पोर्टेंट था, ठीक है। और भर्ती करके दुर्ग सेना का गठन करता था, ठीक है। कौन करता था? तो हवलदार करता था, ठीक है। शिवाजी ने कोलाबा को नौसेना, कोलाबा एक जगह का नाम है, ठीक है। कोलाबा को नौसेना का मुख्यालय बनाया और एक जहाजी बेड़े का भी निर्माण करवाया। इसीलिए शिवाजी को भारतीय नौसेना का पिता कहा जाता है, ठीक है। इसलिए भारतीय नौसेना का ये कह सकते हैं, जनक कह सकते हैं। इस तरह से इसका नौसेना में काफ़ी योगदान था शिवाजी का, ठीक है। शिवाजी के नौसेना 2 कमान में बटा हुआ था। एक था दरिया सारंग, जिसमें मुस्लिम का वर्चस्व था और मतलब नेतृत्व था, ठीक है, दरिया सारंग। और दूसरा था नायक, ठीक है, जिसमें हिंदू के अधीन होता था, ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि नौसेना को भी शिवाजी ने बहुत अच्छे से व्यवस्थित किया था, ठीक है। आगे देखते हैं कि राजस्व प्रशासन। शिवाजी के प्रशासन काल में राजस्व किस तरह से व्यवस्थित था, ठीक है। शिवाजी के भू राजस्व व्यवस्था में मलिक अंबर, ठीक है, अहमदनगर का, ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये SSC में पूछा गया है, ठीक है।
तो इसलिए जब किसी एग्जाम में पूछ देता है तो उससे जैसे ये एसएससी में पूछ दिया गया है, ठीक है, ठीक है। तो सोच लीजिए कि ये इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको बीपीएससी में भी पूछ सकता है, ठीक है। हो सकता है कि स्टेट पीसीएस, किसी भी प्रकार के स्टेट पीसीएस कर लीजिए, किसी भी प्रकार के स्टेट पीसीएस में पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कहीं भी पूछ सकता है, ठीक है। यदि एग्जाम में पूछता है वही सवाल जो लगभग मायने रखता है, ठीक है। तो शिवाजी के भूराजस्व व्यवस्था पर मलिक अंबर जो अहमदनगर का था उसका प्रभाव था, यह रैयतबाड़ी प्रथा पर, ठीक है। जो शिवाजी का भूराजस्व था वो किस प्रथा पर मतलब ज़्यादा इंक्लाइन था, मतलब झुकाव किस प्रथा की ओर रखता था। तो जैसे रहेगा कि महालबाड़ी की, रैयतबाड़ी की, जिस तरह से जमींदारी प्रथा, बोलिए। तो इसमें से आना वहाँ पर करना है कि रैयतबाड़ी प्रथा पर उसका ज़्यादा आधारित था, ठीक है। शिवाजी ने अन्नाजी दत्तों के अधीन, ठीक है, अन्नाजी दत्तों के अधीन भूमि का माप, विस्तृत माप करवाया, ठीक है। भूमि का पैमाइश इसी तरह से कर सकते हैं, भूमि का माप कराया, उसका आधार क्या था, जरीब। देखिए इस तरह से सवाल यूपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। 2020 में यूपीएससी 2020 में इसी प्रकार का सवाल पूछा है, एकदम एग्जैक्ट नहीं है लेकिन इसी तरह से पूछा है कि भूमि के माप के बारे में पूछा गया है, ठीक है। और देखिए काठी, जिसे काठी के नाम से भी जानते हैं, ये सब नाम जरूर याद रखिए, ये सब भी एकदम VVI है, ठीक है। और खासकर जितना भी हायर एग्जाम में जाइएगा प्रशासन से आपका सवाल पूछता है, ठीक है। जो घटना हुआ, जो इतिहास में जो कहानी जैसा पढ़े हैं वो उससे ज़्यादा सवाल आपका प्रशासन, किसी भी शासक, जैसे मुगल प्रशासन हो गया, या तो कह सकते हैं कि शुरुआत में पढ़े होंगे कि दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, उसके बाद मुगल प्रशासन पढ़ते हैं, उसके बाद शेरशाह सूरी के प्रशासन पढ़ते हैं। तो ये सारा जो जहाँ भी प्रशासन आता है, ठीक है, उस भाग से यूपीएससी बहुत सवाल उठाता है, ठीक है, और बीपीएससी भी सवाल उठाता है, ठीक है। तो इसलिए स्टेट पीसीएस या तो कह सकते हैं कि जितने भी अधिकारी लेवल का सवाल एग्जाम होता है वहाँ पर प्रशासन से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट। इसलिए इन सारे चीज़ों को जो हम अभी इससे पहले बताए हैं उसको बहुत ध्यान से बार बार रिपीट करना है और बार बार देखना है, ठीक है। और इसको लिख लीजिएगा तो ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें जीएस है, ठीक है। आप जो सुन रहे हैं वो आपको याद होगा, ठीक है। जिस पर जितना आप टाइम दीजिएगा वो आपके दिमाग में उतना मतलब घर करेगा, ठीक है। तो इसलिए प्रशासनिक भाग में जिस तरह से यहाँ पर लिखे भूमि का माप का आधार जरीब थी, जिसे काठी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। शिवाजी ने भूमि के ठेके पर देने की प्रथा समाप्त कर दिया, ठीक है। भूमि को ठेका देने का प्रथा समाप्त कर दिया, ठीक है। समाप्त कर भूमि को ठेके पर, यहाँ पर ठेके पर देने की प्रथा को समाप्त कर उत्पादन के अनुमान पर किसानों से लगान लेता था, ठीक है। यहाँ पर जो है लगान वसूलने का, भूमि के ठेके देने की प्रथा को समाप्त करके किसानों के उत्पादन के अनुमान पर, तो ये एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि रैशनल है, ठीक है। क्योंकि जिस समय उपज नहीं होता था या तो जिस समय फसल नष्ट हो जाता था तो उस समय कम लिया जाता था, ठीक है। ऐसे जो ठेके पर दे दिया जाता है तो उसमें क्या करता है, जमींदार उत्पीड़न करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शिवाजी इस मामले में काफ़ी मतलब अच्छे थे, ठीक है। रेशनल तरीके से सोचे और लगान को निर्धारित किए, ठीक है। प्रारंभ में उत्पादन के आधार पर 1/3, ठीक है, 1/3 भाग भूमि कर के लिए निर्धारित किया जाता। फिर शिवाजी ने अनेक अस्थायी करों तथा चुंगियों को माफ करके एकदम 40% कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर था 33%, ठीक है, 33.1/3% इसको कह सकते हैं, 1/3, ठीक है। और यहाँ पर हो गया 40%, 2/5, ठीक है। तो 5 भाग यदि उत्पन्न हुआ है तो 2 भाग जाएगा मराठा सरकार को और 3 भाग अपने घर ले जाएगा, ठीक है। यही है 40%, इसी को कहा जाता है 40%। 40% टैक्स लगता था, 60% आप घर ले जा सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि कर प्रणाली 2 महत्वपूर्ण टैक्स होता था, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इससे सवाल आता है, ठीक है, किसी भी एग्जाम में
चौथ और सरदेशमुखी क्या है, फटाक से ना पूछ देगा, ठीक है। तो कराधान प्रणाली में दो महत्वपूर्ण टैक्स था, ठीक है। पहला था चौथ, दूसरा सरदेशमुखी, ठीक है। तो चौथ के बारे में विभिन्न लोगों का अलग अलग मत है, ठीक है। रनाडे के अनुसार, एक हिस्टोरियन है, तो रनाडे के अनुसार चौथ एक सैन्य कर था, मिलिट्री टैक्स था, ठीक है, जो तीसरी शक्तियों के आक्रमण से सुरक्षा देने के बदले में वसूला जाता था, ठीक है। कि कोई तीसरी शक्तियां तुम पर आक्रमण नहीं करने देंगे, इसलिए तुम हमको टैक्स दो, ठीक है। इस तरह से ये रनाडे के अनुसार यही था चौथ, ठीक है। अब देखिए सरदेसाई क्या कहते हैं। सरदेसाई के अनुसार चौथ जो है विजित क्षेत्रों से वसूल किया जाने वाला एक टैक्स था। ये किसका कहना है? सरदेसाई। रनाडे का क्या कहना है कि ये सैन्य कर था जो तीसरे शक्तियों के आक्रमण से सुरक्षा देने के लिए दिया जाता था। सरदेसाई का कहना है कि जो क्षेत्र जीत लेते थे वहां से ये टैक्स वसूला जाता था। यदुनाथ सरकार, इसके चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, एक हिस्टोरियन है, इन्होंने कमेंट किया है कि चौथ मराठा आक्रमण से बचने के एवज में वसूल किया जाने वाला कर था। मतलब मराठा आक्रमण ना कर दे, ठीक है, मराठा सैनिक आक्रमण ना कर दे, इस एवज में वो चौथ दिया करते थे, ठीक है। ये कहना है यदुनाथ सरकार के। तो देखते हैं कि विभिन्न विचारकों का अलग अलग मत है, ठीक है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि चौथ विजित राज्यों के क्षेत्रों से उपज के 1/4, ठीक है, 1/4 भाग वसूला जाता था, ठीक। तो चौथ क्या है? विजित राज्यों के क्षेत्रों से उपज के 1/4 रूप में वसूल किया जाता था, ठीक है। और सरदेशमुखी कितना वसूल किया जाता था? 10%, 1/10, ठीक है। तो 10% जो एक अतिरिक्त कर था, ठीक है ना, एक्स्ट्रा टैक्स था, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। और आगे देखते हैं कि शिवाजी के अनुसार देश के वंशानुगत सरदेशमुख, ठीक है। सरदेशमुख किसको कहा जाता है? तो प्रधान मुखिया को, ठीक है। वंशानुगत प्रधान मुखिया जो होता था, होने के नाते, ठीक है, लोगों के हितों की रक्षा करने के बदले में वो सरदेशमुखी वसूलते थे। देखिए शब्द से ही संबंधित है। सरदेश प्रधान मुखिया होने के नाते, वंशानुगत प्रधान मुखिया होने के नाते वो सरदेशमुखी वसूलते थे। कितना वसूलते थे? तो 1/10, ठीक है, यानी 10%, ठीक है। यदि 100 किलो चावल या धान हुआ तो उसका 10 किलो चावल या धान लिया जाएगा, ठीक। इस तरह से तो हम देख सकते हैं कि यहाँ तक शिवाजी के प्रशासन थे, ठीक। न्याय व्यवस्था में क्या था? न्याय व्यवस्था में क्या था कि गांव में फौजदारी मुकदमे का पटेल निपटाया करते थे, ठीक है। पटेल एक व्यक्ति होते थे, ठीक है, जिस तरह से प्रधान कह सकते हैं, तो उसको पटेल कहा जाता था। यही निपटाया करते थे फौजदारी मामले, ठीक है, ठीक है। फौजदारी मामले मतलब एक होता है कि दीवानी मामले थोड़ा कम कड़ा होता है, लेकिन फौजदारी मामले ज़्यादा कड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पर कह सकते हैं कि गांव में आपराधिक मामले की सुनवाई कौन करता था? तो पटेल, ग्रामीण स्तर पर, ठीक है। और अपील का अंतिम अदालत हाजिर मजलिस था, ठीक है। अपील करने का अंतिम अदालत कौन था? हाजिर मजलिस, जो संभवतः शिवाजी के मृत्यु के बाद लगभग समाप्त कर दिया गया, ठीक है। हाजिर मजलिस इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अब हम आगे हम लोग पढ़ेंगे कि शिवाजी के उत्तराधिकारी, ठीक है। शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? तो हम लोग आपको आगे में ही बता चुके हैं। जैसे ये संभाजी थे। संभाजी 1 साल के लिए मुगलों से मिल गए, ठीक है। तो जिसके कारण से शिवाजी में उसके प्रति अविश्वास पैदा हो गया था और शिवाजी इच्छा रखता था कि मेरे मरने के बाद उत्तराधिकारी होगा राजा राम, ठीक है। तो लेकिन उसी समय मृत्यु हो गया जब राजा राम मात्र 10 वर्ष के थे। देखिए यहाँ पर लिखा है कि इच्छा अनुरूप, ठीक है, शिवाजी के इच्छा अनुरूप 21 अप्रैल 1680 को, ठीक है। शिवाजी की मृत्यु कब हुआ बताइए? शिवाजी की मृत्यु हुआ, हाँ, शिवाजी की मृत्यु कब हुआ था? तो अप्रैल 1680 में हुआ था, ठीक है। तो वही लगभग 13 अप्रैल के आसपास, 13 अप्रैल को उसकी मृत्यु हुआ था, ठीक है। 13 अप्रैल 1980 नहीं, मतलब 1680, ठीक है, शिवाजी की मृत्यु हुआ था। और उस समय मात्र
ये राजा राम जिसको ये अपने गद्दी पर राज्याभिषेक करने चाहते थे, वो मात्र 10 साल के थे। ठीक है, तो लेकिन तब पर भी शिवाजी के इच्छा अनुसार 21 अप्रैल 1680 को 10 वर्ष की अवस्था में राजा राम का राज्याभिषेक रायगढ़ में कर दिया गया। ठीक है, तो उस समय राजधानी रायगढ़ ही थी, तो वहाँ पर कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि पन्हाला के किले में कैद, ठीक है, पन्हाला के किले में कैद संभाजी ने, तो यहाँ पर सवाल पहले भी पूछे थे कि जिस समय शिवाजी की मृत्यु हुआ था तो उस समय संभाजी कहाँ पर थे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना है कि संभाजी कौन थे। तो हम लोग देख रहे थे कि शिवाजी की जब मृत्यु हुआ था तो उस समय राजा राम मात्र 10 वर्ष के थे और उसका 21 अप्रैल 1680 को राजा राम का राज्याभिषेक रायगढ़ में कर दिया गया। परंतु पन्हाला के किले में कैद संभाजी कौन था? राजा राम का भाई था। ठीक है, यानी पहला पुत्र था शिवाजी का। ठीक है, शिवाजी के 2 पुत्र थे, संभाजी और राजा राम। ठीक है, लेकिन शिवाजी के इच्छा अनुसार राजा राम को राज्याभिषेक करवाना था, इसलिए 10 वर्ष की अवस्था में ही 21 अप्रैल 1680 को राजा राम का राज्याभिषेक कर दिया। परंतु पन्हाला के किले में कैद संभाजी ने किलेदार का हत्या कर, ठीक है, इससे नाराज रहते थे शिवाजी, इसलिए ये इसको कैद कर दिया था। ठीक है, किलेदार का हत्या करके सेनापति हमीर राव मोहते को अपने पक्ष में कर लिया। ठीक है, कौन किया? संभाजी। ठीक है ना, अपने पक्ष में कर लिया और राजा राम और उसकी माता सोयराबाई, ठीक है ना, सोयराबाई को कैद करके 20 जुलाई 1680, ठीक है ना, 20 जुलाई 1680 को गद्दी पर बैठ गया। ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से शिवाजी के इच्छा अनुसार तो राजा राम को उत्तराधिकारी होना चाहिए था, लेकिन उसको गिरफ्तार करके उसके भाई संभाजी ने और उसकी माता के साथ राजा राम की माता थी सोयराबाई, उसके साथ गिरफ्तार करके उसको कैद कर लिया और 20 जुलाई 1680 को संभाजी गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, तो यहाँ पर उसका वंशानुक्रम किस तरह से है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिवाजी की पत्नी, ठीक है, 3 थी, यहाँ पर 3 का चर्चा है। ठीक है, तो साईबाई निम्बालकर जिससे संभाजी हुए थे, और सोयराबाई जिससे राजा राम हुए थे, और पुतलीबाई। ठीक है, पुतलीबाई ये सती होकर अपने इसकी मृत्यु हुआ था सती होने के कारण। ठीक है, जब 1680 में, ठीक है, शिवाजी की मृत्यु हुआ था तो उस समय ये सती हो गए थे। ठीक है, तो और साईबाई निम्बालकर से जन्मे थे संभाजी और सोयराबाई से जन्मे थे राजा राम। ठीक है, और फिर संभाजी के शादी हुआ था येसुबाई। ठीक है, संभाजी के पत्नी का नाम येसुबाई, उससे पुत्र हुआ था साहू जी। ठीक है, साहू जी जिसने आगे चलकर सतारा में बनाया था, यहीं से सतारा से ही पेशवा साहू जी के शासनकाल में ही पेशवा मजबूत हुए थे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि राजा राम की पत्नी थी 2। ठीक है, ताराबाई कोल्हापुर के और राजसी बाई। ठीक है, तो इससे पुत्र जन्मे थे संभाजी द्वितीय और ताराबाई से शिवाजी द्वितीय। ठीक है, ये सब याद रखना। और शिवाजी द्वितीय का पुत्र था राजा राम द्वितीय। ठीक है, तो राजा राम यहाँ पर है और यहाँ राजा राम द्वितीय है, शिवाजी है और शिवाजी द्वितीय यहाँ पर है, और संभाजी यहाँ पर है तो संभाजी यहाँ पर है। ठीक है, इस तरह से हम ये सब याद रख सकते हैं। याद रखने से यही फायदा होगा कि फिर समझने में कठिनाई नहीं होगा, क्योंकि इसमें आप जब तक ये नहीं समझिएगा कौन क्या है, तो संभाजी कौन है? संभाजी शिवाजी के बेटे हैं, और इसके माता का नाम क्या है? माता का नाम साईबाई निम्बालकर। ठीक है, इसके जब उसको गिरफ्तार करके संभाजी ने किसको, तो राजा राम को गिरफ्तार करके और उसकी माता सोयराबाई को गिरफ्तार करके कैद कर लिया और खुद राज्याभिषेक करवा लिया। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि राज्याभिषेक उसका हुआ था 16 जनवरी। ठीक है, 16 जनवरी को राज्याभिषेक हुआ था। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए 20 जुलाई 1680 को ये केवल गद्दी पर बैठा था, सत्तारूढ़ हुआ था। ठीक है,
इस तरह से यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है कि सत्तारूढ़ हुए थे, ठीक है ना। तो 20 जुलाई को सत्तारूढ़ हुए थे और पारंपरिक रूप से उन्होंने राज्याभिषेक कब करवाया, तो 16 जनवरी 1681, ठीक है। संभाजी का जन्म कब हुआ था, 1657 में, ठीक है। 1681 में ये राज्याभिषेक करवा लिए। तो इसका राजधानी कहाँ था, तो रायगढ़। इसका भी राजधानी रायगढ़ ही था। इसका माता का नाम साईबाई निम्बालकर, अभी ऊपर में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। और इसकी पत्नी येसुबाई, ठीक है, और पुत्र साहू था। इसी से साहू, यहीं से पेशवा निकलेगा, ठीक है ना। पेशवा शक्तिशाली होगा, ठीक है ना। पेशवा तो बहुत पहले से था, ठीक है, यहीं से पेशवा शक्तिशाली होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। और पुत्र का नाम साहू, ठीक है, ये तो इसी के काल में पेशवा शक्तिशाली होगा। और गुरु व शिक्षक थे, गुरु थे केशव भट्ट और शिक्षक उमा जी पंडित, ठीक है। संभाजी ने नीलोपंत को अपना पेशवा नियुक्त किया था, ठीक है। और अपने पक्ष में किसको लिया था, ठीक है, अपने पक्ष में लिया था, देखिए यहाँ पर नाम लिखा है कि हमीर राव मोहते को अपने पक्ष में लिया था, ठीक है। उसको संभाजी ने पेशवा नहीं बनाया। पेशवा किसको बनाया, नीलोपंत को, ठीक है, ठीक है। और साथ ही कन्नौज की कवि कलश नामक ब्राह्मण विद्वान को अपना सलाहकार नियुक्त किया, ठीक है। कवि कलश को सलाहकार नियुक्त किया और तथा पेशवा से भी उच्च पद प्रदान किया। और इसी प्रकार इसके समय में अष्टप्रधान का विघटन हो गया, ठीक है। अष्टप्रधान का विघटन, क्योंकि एक पद और इन्होंने जन्म दे दिया था, ठीक है। राजा राम मतलब एक पद और जन्म नहीं दिया था कि सभी, जैसे पेशवा से भी ऊंचा पद दे दिया, तो सब बाकी नीचे जो भी था 8 मंत्री या तो 8 सलाहकार कह सकते हैं, उसका वो महत्वहीन हो गया था, ठीक है ना। महत्वहीन हो गया, जिसके कारण से वो विघटन हो गया, ठीक है, महत्वहीन हो गया था, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे राजा राम स्वरा भाई और कौन कौन थे, देखिए राजा राम स्वरा भाई और अन्नाजी संतो ने संभाजी के विरुद्ध एक संगठन बना लिया था, जिसे संभाजी ने बर्बरता पूर्वक कुचल भी दिया, ठीक है। और फिर औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर, औरंगजेब का पुत्र है, वो महान अकबर नहीं है, ये अलग अकबर है। अकबर को संभाजी द्वारा शरण दिया गया, ठीक है, ठीक है ना। नवंबर 1688 ईस्वी में युद्ध हुआ शरण देने के कारण, ठीक है। औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को संभाजी द्वारा शरण देने के कारण नवंबर 1688 को औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को संभाजी द्वारा शरण देने के कारण नवंबर 1688 को क्या हुआ, युद्ध हुआ। 1688 एक चीज के लिए और याद है, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए 1688, ठीक है, ये महान क्रांति इसी समय हुआ था, जिसमें, ठीक है, नवंबर 1688 को युद्ध हुआ, जिसमें कवि कलश को परास्त होने पर संभाजी विशालगढ़ भाग गए, ठीक है। कहाँ पर भाग गए, विशालगढ़। औरंगजेब के सेनापति मुकर्रब खान, ठीक है, मुकर्रब खान ने फरवरी 1689 में संगमेश्वर के पास के नावड़ी गांव जो है, नावड़ी गांव में मराठा राजा संभाजी, कवि कलश सहित उनके परिवार, कवि कलश का परिवार था, ठीक है ना, उनके गिरफ्तार कर लिया और 11 मार्च 1689 को उसके निर्दयतापूर्वक हत्या कर दिया, ठीक है। संभाजी भी खत्म, कवि कलश और उसके परिवार भी खत्म यहाँ से, ठीक है। अब देखते हैं कि अब आगे क्या होता है, ठीक है। तो संभाजी के पुत्र साहू, ठीक है, ठीक है, उसको भी गिरफ्तार करके औरंगजेब करवा लिया, ठीक है। अब देखिए, अब आता है कि साहू जी भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर वंशावली दिया हुआ है कि जब साहू जी भी मारे गए और इसको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब कौन बचेंगे, ठीक है, अब कौन बचेंगे, तो अब बचेंगे ही, ठीक है, राजा राम, ठीक है। तो राजा राम उसके बाद राजा राम बने
वहाँ के राजा, ठीक है। मराठा के सिंहासन पर कौन बैठा? ऐसे बैठा नहीं, लेकिन नेतृत्व कौन संभाला? राजा राम। और इन्होंने आजीवन कभी सिंहासन पर नहीं बैठा। इस विषय में हमेशा वह कहा करते थे कि संभाजी के पुत्र साहू जी का वो मात्र प्रतिनिधि मात्र है, इसलिए साहू जी जो औरंगजेब के गिरफ्त में था उसका मात्र वो प्रतिनिधि मात्र है, ठीक है। इस तरह से वो कहा करते थे। तो यहाँ पर देखिए कि संभाजी की मृत्यु के समय उनका पुत्र साहू जो था मात्र 7 वर्ष का था, ठीक है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, किसी रेलवे के एग्जाम में हो सकता है, तो इसलिए ये भी याद रखना है, ठीक है। हर पहलू याद रखना है, हो सकता है बीपीएससी में पूछ दे, ठीक है, क्योंकि उसका कोई मतलब अर्थी नहीं रहता है, सवाल को कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस से ही रहेगा, जिसके कारण इसलिए हर चीज़ पर ध्यान देना है। यदि ज़्यादा स्कोर करना है तो इस हर एक चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है। जिसके कारण संभाजी के सौतेले भाई, ठीक है, सौतेले भाई थे, आपको पहले ही बता चुके हैं। राजा राम 19 वर्ष के थे उस समय, ठीक है, को 19 फरवरी 1689 को मराठा का राजा घोषित किया, ठीक है। लेकिन हालांकि वो कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठे, क्योंकि वो अपने आप को संभाजी के पुत्र साहू के प्रतिनिधित्व मात्र करते थे, मात्र प्रतिनिधि है, ठीक है। इसलिए वो अपने आप को कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठाए, ठीक है। आगे देखिए, औरंगजेब के शुरुआती संघर्ष, जब औरंगजेब से फिर संघर्ष हुआ 1689 में, ठीक है, 1689 में औरंगजेब के सेनापति जुल्फिकार खां ने रायगढ़ पर आक्रमण किया, ठीक है। जब आक्रमण किया था तो यहाँ पर येसुबाई है, जब आक्रमण किया था तो उस समय येसुबाई काफी उत्साह दिखाया, ठीक है ना, और इन्होंने काफी सूझबूझ के साथ राजा राम को विशालगढ़ के किला में सुरक्षित भेज दिया, ठीक है, ताकि राजा सुरक्षित रहे, ठीक है। और येसुबाई इस युद्ध में येसुबाई उत्साह और प्रहलाद निराजी और शंकर जी नारायण, ठीक है ना, 3 व्यक्ति, येसुबाई, प्रहलाद निराजी, ठीक है, प्रहलाद निराजी और शंकर जी नारायण के पराक्रम व शौर्य ने मुगल सेना को कई जगह पर मात दिया, ठीक है ना। लेकिन एक अधिकारी थे, वो घूसखोर थे, ठीक है, उसके विश्वासघात ने सूर्यजी पिशाल, ठीक है, सूर्यजी पिशाल था उस अधिकारी का नाम, उसके विश्वासघात ने 13 नवंबर 1689 को मुगल सेनापति के द्वारा, कौन थे मुगल सेनापति, ठीक है, जुल्फिकार खां, ठीक है, मुगल सेनापति थे जुल्फिकार खां, ठीक है, उसके द्वारा येसुबाई और उसके पुत्र साहू जी और अनेक मराठा गिरफ्तार करवा दिया। कौन करवाया? सूर्यजी पिशाल, ठीक है, सूर्यजी पिशाल गिरफ्तार करवा दिए, ठीक है, ये विश्वासघात किए थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि रायगढ़ से जब वो गिरफ्तार कर गए, फिर भी संघर्ष जारी रहा, तो ये कौन थे? राजा राम रायगढ़ से भागकर जिंजी में शरण लिया, ठीक है, जिंजी में शरण लिया। और वहीं कब 1991 से लेकर यहाँ 1689 से लेकर यहाँ 1698 तक वह जिंजी में ही रहा, ठीक है। जुल्फिकार खां के नेतृत्व में 1691 से 1698 के बीच जिंजी में घेरा डाला रहा। जिस तरह से पुरंदर में घेरा डाला था जय सिंह, उसी तरह से यहाँ घेरा डालना मतलब उसको चारों तरफ से घेर लेना और उसको मजबूर कर उससे लड़ाई करते रहना, ठीक है। जिसके पास विशाल सेना रहता है वही घेरा डाल सकता है, ठीक है। जिसके पास छोटी छोटी टुकड़ी रहेगा वो नहीं डाल सकता, ठीक है। लेकिन पेशवा अपने वीरता और साहस के लिए जाना जाता है और इससे संघर्ष करते रहे। और अंतिम में राजा राम 1698 को, ठीक है, 1698 को राजा राम, यहाँ पर भी गलत लिखा हुआ है, जिंजी से भागकर, ठीक है, जिंजी से भागकर सतारा पहुंच गए, ठीक है, और उसे ही अपना राजधानी बनाया, ठीक है। सतारा को अब देखिए मेन मुख्य केंद्र हो जाएगा, यहीं से सारा चीज किया जाएगा। सतारा में 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हो जाता है। लेकिन ये जब तक जीवित रहते हैं तब तक मराठाओं की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहते हैं।
अब देखिए, अब ये तो मृत्यु को प्राप्त कर गए। अब देखिए उसके बाद कौन बनेंगे, तो उसके बाद बचते हैं राजा राम की पत्नी। ठीक है, राजा राम की दो पत्नी थी, एक थी ताराबाई, ठीक है, एक ताराबाई, ठीक है, जो ये है, और एक थी राजसी बाई, ठीक है ना। दूसरा पत्नी का नाम किसका, राजा राम का दूसरा पत्नी का नाम था ये राजसबाई, और पहला पत्नी का नाम था ताराबाई। ठीक है, तो जब ये मृत्यु प्राप्त कर देते हैं तब उसका राजा राम का पुत्र का नाम था शिवाजी द्वितीय। ठीक है, शिवाजी द्वितीय मात्र 4 वर्ष के होते हैं। ठीक है, लेकिन इसी को शासक घोषित करता है। ठीक है, और उसकी संरक्षिका बन जाती है ताराबाई। तो मुख्य रूप से इसी का हाथ रहता है आगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो बातें और चर्चा कर देते हैं कि देखिए ये राजा राम के नेतृत्व में एक नए पद का सृजन किया गया था, उसको क्या कहा जाता था, प्रतिनिधि। ठीक है, और इसके बाद अष्टप्रधान में प्रतिनिधि सहित 9 मंत्री हो गए थे, लेकिन ये प्रभावहीन हो गए थे, लेकिन 9 हो गए थे, 9 मंत्री हो गए थे। लेकिन वहाँ पर आगे भी बताया कि ये मंत्री जैसे आजकल के मंत्री के जैसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, ये केवल परामर्श दिया करते थे। ठीक है, और इसके अलावा हुकूमत पनाह और पंत सचिव, ठीक है, हुकूमत पनाह तथा पंत सचिव नामक 2 अन्य पद भी सृजित किया था। कौन किया था, तो राजा राम। ठीक है, राजा राम से सृजित किया था। तो देखिए एक ये और एक ये 3। ठीक है, एक था प्रतिनिधि जो सबसे मतलब ये उच्च पद कह सकते हैं, इसलिए ये अष्टप्रधान के साथ मिलकर ये 9 मंत्री हो गए। ठीक है, और इसके अलावा हुकूमत पनाह और पंत सचिव नामक 2 अन्य पद सृजित किया गया। ठीक है, अब आते हैं कि यहाँ पर बताए थे कि राजा राम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उस समय मात्र 4 वर्ष के थे, उसी को शासक बनाया और उसकी संरक्षिका बनकर ताराबाई ने शासन किया। इसलिए 1700 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक ताराबाई का शासन रहा। ठीक है, तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गया, उस समय तक ताराबाई मराठों का वास्तविक नेतृत्व करता थी। ठीक है, आपको ये बात आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। और जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाता है तो उस समय कौन बनता है वहाँ का शासक, दिल्ली का गद्दी पर कौन बैठता है, तो बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम इसी को कहा जाता था मुअज्जम। ठीक है, मुअज्जम। तो ये बात आप लोग जानते हैं, या तो मुगल काल पढ़ेंगे तो उस समय बता देंगे। ठीक है, और या तो पढ़े होंगे तो जानते होंगे। ठीक है, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठे तो उन्होंने मराठाओं में फूट डालने की कोशिश किया, और इसी मंशा से संभाजी के पुत्र जो साहू जी जिसको गिरफ्तार करके ले गया था, जिस समय गिरफ्तार करके ले गया था, तो उसको आज़ाद कर दिया, ताकि जो वहाँ पर ताराबाई शासन कर रही है उसके और साहू जी के बीच एक मतलब विवाद छिड़ जाए। और तो सच में वही हुआ। साहू जी दक्षिण पहुँचते ही मराठा साम्राज्य में गृह युद्ध छिड़ गया। ठीक है, गृह युद्ध छिड़ गया, और जिसके कारण था कि ताराबाई अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाना चाहती थी, लेकिन सभी मराठा साहू जी के समर्थन में था। ठीक है, अधिकांश मराठा किसके समर्थन में था, तो अधिकांश मराठा साहू जी के समर्थन में था। ठीक है, 12 अक्टूबर 1707 को साहू जी और ताराबाई के बीच में खेड़ा का युद्ध है। एकदम VVI है। ठीक है, ये किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, खेड़ा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो साहू और ताराबाई के बीच में हुआ। ठीक है, और किस लिए हुआ था, तो यही गद्दी पर बैठने के लिए मराठा का। और ये भी पूछ सकता है कि खेड़ा का युद्ध किस साम्राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो खेड़ा का युद्ध ही नहीं कि मार देना, बहमनी साम्राज्य से संबंधित है इस तरह से, या तो लेकिन यहाँ पर मानना है कि मराठा साम्राज्य से संबंधित है, साहू और ताराबाई के बीच में हुआ था। ठीक है, तो जिसमें साहू बालाजी विश्वनाथ की मदद से, बालाजी विश्वनाथ यही बनता है पहला शक्तिशाली पेशवा। ठीक है ना, तो इसके मदद से ये विजय हुआ था। कब, 12 अक्टूबर 1707 ईस्वी को खेड़ा का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच हुआ, साहू और ताराबाई के बीच में हुआ, और वह साहू जी को मदद किया कौन, तो बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, इसी को आगे चलकर पेशवा बनाता है। ठीक है,
और बहुत ऊंचा पद देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ताराबाई हार जाती है, लेकिन उसका शासन चलते रहता है। किधर, जब मराठा साम्राज्य उसके बाद दो भाग में बंट जाता है। ठीक है, एक हो जाता है उत्तरी भाग में रहता है सतारा राज्य जो शाहू के अधीन, यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर भाग में सतारा है जो शाहू के अधीन में है, और दक्षिणी भाग कोल्हापुर जो शिवाजी द्वितीय, ठीक है, शिवाजी द्वितीय के अधीन में रहता है, जिसका संरक्षिका उसकी माता ताराबाई रहती है। ठीक है, तो इसी तरह से उसका भी शासन चलते रहता है। तो लेकिन यहाँ कह सकते हैं कि सतारा में किसका शासन था, तो सतारा में शाहू का शासन हो जाता है। ठीक है, अब शाहू के बारे में पर्सनल डिटेल ले लेते हैं। उसके माताजी का नाम था येसुबाई, पिताजी का नाम संभाजी। ठीक है, और संभाजी थे। ठीक है, इसी का हत्या हो जाता है और इसको गिरफ्तार करके लेके चला जाता है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ राज्याभिषेक 1708 ईस्वी में हो जाता है, राजधानी सतारा बनाता है। ठीक है, और एक नया पद सृजन करता है। उसका नाम क्या है, सेना करते। ठीक है, 1708 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को सेना करते बनाता है। ठीक है, और 1713 ईस्वी में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ को पेशवा कब बनाया शाहू ने, तो 1713 में। यहीं से इसके साथ ही पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। किसके शासनकाल में, शाहू के शासनकाल में पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। ठीक है, अब प्रथम उस समय कब बनाया गया था बालाजी विश्वनाथ को, तो 1713 ईस्वी में। इसके बाद छत्रपति नाम मात्र का शासक रह जाता है, सारा शक्ति किसके पास आ जाता है, तो पेशवा के पास। ठीक है, अब देखिए ये बात आपको पहले बता चुके हैं कि मराठा राज्य दो भाग में बंट गया था। उत्तर में सतारा राज्य जो शाहू के अधीन थे, दक्षिण में शिवाजी द्वितीय जो ताराबाई के पुत्र थी, ठीक है, उसके अधीन था। ठीक है, अब देखिए जब ये शिवाजी द्वितीय जब मृत्यु हो जाते हैं तो उसके बाद संभाजी द्वितीय छत्रपति बनते हैं। ठीक है, और देखिए संभाजी द्वितीय का कोई पुत्र नहीं होने के कारण ताराबाई ने राजा राम द्वितीय कौन है, तो शिवाजी द्वितीय का पुत्र है। ठीक है, शिवाजी द्वितीय का पुत्र है। ठीक है, जो शिवाजी द्वितीय का पुत्र था राजा राम, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए डायग्राम में दिखा देते हैं क्योंकि देखिए याद रहेगा आपको फिगर से ही। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए ताराबाई किसके संरक्षिका बनाया था, तो शिवाजी द्वितीय का। ठीक है, शिवाजी का जब मृत्यु हो जाता है तो संभाजी बनता है। ठीक है, और संभाजी जब मृत्यु हो जाता है, जब इसका कोई पुत्र नहीं रहता है, तो फिर से ये बनता है। ठीक है, कौन बनता है, राजा राम द्वितीय। ठीक है ना, तो यही बात यहाँ पर दिखाया गया है, यही बात यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर राजा ताराबाई, देखिए इसके बाद संभाजी द्वितीय का कोई पुत्र नहीं होने के कारण ताराबाई ने राजा राम द्वितीय जो शिवाजी द्वितीय का पुत्र था वो छत्रपति बनाया। ठीक है, इन दो मराठा शक्तियों कौन कौन था, एक सतारा में था, दो भाग में बट गया था, और एक कोल्हापुर में था, दो भाग में बट गया था। एक सतारा में था शाहू जी के शासनकाल। ठीक है, उसमें पेशवा मजबूत हो रहे थे, और एक था कोल्हापुर में किसके संरक्षिका कौन थी, तो ये ताराबाई थे। ठीक है, तो के बीच शत्रुता का अंत कब हुआ था, 1731 में। ठीक है, 1731 में किस संधि के साथ, वारणा की संधि के साथ। ये देखिए VVI है, ये सब याद रखिएगा कि वारणा की संधि के साथ दोनों मराठा शक्तियों के बीच के शत्रुता का अंत हो गया। ठीक है, अब 1750 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ और राजा राम द्वितीय कौन था, तो संभाजी द्वितीय के बाद जो ताराबाई, संभाजी द्वितीय के कोई पुत्र नहीं होने के कारण ताराबाई ने राजा राम द्वितीय को शासक बनाया था, तो वही राजा राम द्वितीय यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है, देख सकते हैं। ठीक है, तो वही राजा राम द्वितीय ये है। ठीक है, और 1750 ईस्वी में बालाजी
बाजीराव, ठीक है, यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ नहीं है, बालाजी बाजीराव है, और राजा राम द्वितीय के बीच संगोला की संधि हुआ, ठीक है, ये एकदम VVI है, इसको भी याद रखिए। संगोला की जिसके अनुसार पेशवा मराठा संगठन का वास्तविक प्रधान होगा, ठीक है ना। वास्तविक प्रधान किसको बनाया गया? तो पेशवा को, ठीक है ना। पेशवा यहाँ से शक्तिशाली, पूरा शक्तिशाली हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद मराठा छत्रपति 17 में नाम मात्र का शासक रह जाता है, और इसके बाद किसका उदय होता है? तो पेशवा के समय में मराठा शक्ति का उदय मतलब उत्कर्ष होता है। और ये पूरा, इसके बाद इसका संघर्ष होता है अंग्रेजों के साथ, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम अगला क्लास में, ठीक है। अंग्रेजों के साथ इसका संघर्ष होता है, तो ये सारा चीज़ हम लोग, बहुत सारा संधियाँ होता है, बहुत सारा चीज़ होता है, ठीक है। उसके बाद अंग्रेज कैसे कैसे पैर जमाएगा, ठीक है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और इतना सारा जानकारी जो मिला है उसको फिर से रिवीजन कीजिएगा, और बार बार रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि इसमें डाटा बहुत है, ठीक है, डाटा बहुत है। और किसी भी PCS के प्री, खासकर UP PCS या तो BPSC, ये सब सवाल डाल सकता है, ठीक है। तो ये मराठा साम्राज्य हिंदू साम्राज्य था, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। इसलिए अभी इसके बाद अगला क्लास में पढ़ेंगे हम लोग पेशवा के समय मराठा शक्ति का उत्कर्ष, ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे अंग्रेजों के साथ इसका संघर्ष कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो इतना पढ़ लिए हैं अभी तक, तो अब आगे के लिए आगे रिवीजन करके फिर से अगला क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।